नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 6 को रिव्यू करूंगा। ये वीडियो कई सारे पार्ट में आएगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं कई पार्ट्स में रिव्यू करूंगा। द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए, मैं उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूंगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है इमरजेंसी के बैकग्राउंड से। हम लोग जानते हैं कि 1967 में इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं एंड 4 साल के अंदर अंदर इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की एक बहुत ही पॉपुलर लीडर बनकर उभरती हैं। और यह वही दौर था जब कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब जो कांग्रेस की पार्टी थी उसके अंदर की पॉलिटिक्स थोड़ी कड़वाहट से भर गई थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भर गई थी और पूरा का पूरा कांग्रेस पोलराइज हो गया था इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के, मतलब सिंडिकेट की तरफ आधे लोग चले गए थे, आधे लोग इंदिरा गांधी की तरफ चले गए थे। और ये वही दौर था जिस दौर में इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सरकार कई सारे ऐसे इनिशिएटिव कर रही है जो कि भारत के संविधान के अनुसार वैलिड नहीं है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कांग्रेस पार्टी थी वो इसके खिलाफ, उनका एक फर्म स्टैंड था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इंदिरा गांधी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का दम भरे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो ताकि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके। इसके अलावा जो कांग्रेस थी उनका एक एलिगेशन ये भी था कि कोर्ट एक कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है एंड प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब गरीबों के लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में जो इंडिया की जुडिशरी है, जो इंडिया के कोर्ट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा द पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस फेल्ट दैट पॉलिटिक्स वाज बिकमिंग टू पर्सनलाइज्ड एंड दैट गवर्नमेंटल अथॉरिटी वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पर्सनल अथॉरिटी। और इसके अलावा कांग्रेस को यह भी लगा कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई है। अब लोग, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो धीरे धीरे लोगों की पर्सनल अथॉरिटी बनती चली जा रही है। एंड जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, जब कांग्रेस टूटा, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में, तो उसने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और उनके ओपोनेंट्स के बीच की जो दूरी थी उसको खाई में बदल कर रख दिया। अब हम लोग इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, इमरजेंसी लगने के पीछे के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, 1971 का इलेक्शन होता है। इंदिरा गांधी मैसिव विक्ट्री लेकर वापस आती हैं। इंदिरा गांधी को करीब करीब 352 सीट्स मिलती हैं। और एक बात याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन को जीतने के लिए एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। लेकिन नेता के नारा दे देने से ना देश के हालात नहीं बदलते हैं। इंदिरा गांधी ने भले ही नारा दे दिया गरीबी हटाओ, लेकिन हिंदुस्तान में गरीबी ख़त्म नहीं हुई। हिंदुस्तान में गरीबी तो आज भी है। तो इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का फ़ायदा उनको इलेक्शन में मिला। ठीक है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन हिंदुस्तान की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में किसी तरह का सुधार नहीं आया आफ्टर 1971 इलेक्शन। इसके अलावा जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, उस कारण की वजह से हिंदुस्तान के ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेन आया। जब भी कोई मुल्क वॉर लड़ता है तो उसके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेन आता है, खासकर हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिनमें गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी 1971 के दौरान। एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये वॉर चल रहा था, जब पाकिस्तान एट्रोसिटीज़ कमिट कर रहा था वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, तो करीब करीब 80 लाख बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस कर आसाम में आकर बस गए।
अब हिंदुस्तान के पास खुद के देश के लोगों के लिए खिलाने के लिए नहीं है, तो ये 80 लाख लोगों को कहाँ से पालेंगे? तो कहीं ना कहीं दूसरा कारण इकोनॉमिक स्ट्रेन का ये भी बना। एंड इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद यूएस गवर्नमेंट ने, अमेरिका ने इंडिया के लिए हर तरह के सपोर्ट को बंद कर दिया। अभी तक जो भी इकोनॉमिक एड यूएस गवर्नमेंट देती थी वो यूएसए ने बंद कर दिया। एंड उसी दौरान 1971 में गल्फ वॉर हुआ और गल्फ कंट्रीज में वॉर होने के कारण ऑयल की जो प्राइसेस हैं, तेल की जो कीमतें हैं, वो आसमान छूने लगी। और एक बात याद रखिएगा, कोई मुल्क बिना तेल के नहीं चल सकता। कोई भी मुल्क बिना तेल के नहीं चल सकता। भले ही आपके मुल्क के पास पैसा हो चाहे ना हो, आपको तेल खरीदना पड़ेगा। तो इतने सारे इकोनॉमिक फैक्टर जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ थे, जिस कारण की वजह से 1973 में महंगाई 23% बढ़ी और 1974 में यही महंगाई 30% बढ़ गई। और इस महंगाई की वजह से आम जनता का जीना दुश्वार हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस पीरियड के दौरान बहुत कम रही। अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर, बेरोजगारी खासकर गांव के इलाके में। और सरकार के ऊपर जब इकोनॉमिक स्ट्रेन पड़ने लगा, जब इकोनॉमिक दबाव पड़ने लगा, तो सरकार ने लोगों की सैलरियां काटना शुरू कर दिया। कहीं कहीं तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सरकारी अफसरों की सैलरी तक रोक दी। और इसी कारण की वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। उनके अंदर एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आ गया। 1972-73 के दौरान मॉनसून फेल रहा, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटी। ठीक है, जो फूड ग्रेन का आउटपुट गए वो 1972-73 में 8% डिक्लाइन किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिचुएशन पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में था वो पूरी तरह डिससेटिस्फाइड था। कोई खुश नहीं था इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बनाकर जो नॉन कांग्रेस की ओपोजिशन पार्टीज गए, उन्होंने एक पॉपुलर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया इंदिरा गांधी के खिलाफ। देखिए, डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी हमेशा इंतजार करती है कि कब सरकार के दिन नपे और कब सरकार के खिलाफ एक स्ट्रगल किया, एक मूवमेंट निकाला जाए, एक तरह का आपका प्रोटेस्ट निकाला जाए, बिकॉज डेमोक्रेसी में ये सब चलता है। एंड 1960s के दौरान महंगाई बढ़ने के कारण एक तबका ऐसा था जो सड़कों पर जब उतरा तो सबकी ध्यान उसकी ओर गया, और वो था देश के छात्र। इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने की वजह से इंदिरा गांधी ने स्कूल्स की फ़ीस बढ़ा दी, कॉलेजेस की फ़ीस बढ़ा दी, इवन दैट जो मेस में खाने मिलते थे उनकी फ़ीस बढ़ गई। एंड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी घटने की वजह से मेस में जो खाना मिलता था, दाल में दाल नहीं होता था, पानी में हल्दी और नमक मिलाकर लोगों को परोस दिया जाता था। तो इसके खिलाफ स्टूडेंट्स सड़कों पर आए और दो राज्यों में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला, गुजरात और बिहार। इन दोनों के दोनों राज्यों में एक ही तरह का मूवमेंट था। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। देखिए, गुजरात और बिहार दोनों में स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी। एंड इन दोनों राज्यों में स्टूडेंट्स सड़कों पर आए इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ महंगाई बढ़ाने को लेकर। जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने महंगाई के कारण, जो कि ऑयल ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए थे, फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ गए थे, और भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ने के कारण सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी करना शुरू किया। इसके अलावा हिंदुस्तान में उस दौरान करप्शन भी बहुत बढ़ चुका था। हाई प्लेसेस पर हाई कमान के अधिकारी हर बात पर करप्शन करते थे। इसके खिलाफ भी स्टूडेंट सड़कों पर थे। एंड जैसे ही स्टूडेंट सड़कों पर आए, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थीं सब की सब उन स्टूडेंट्स के साथ हो लिए। ठीक है, और इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जाए, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, और
ऐसा ही हुआ। ये गुजरात का जो मूवमेंट था वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि हमारे देश के राष्ट्रपति को, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति को, गुजरात में कांग्रेस की सरकार को भंग करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। और उसके बाद अपोजिशन पार्टीज ने डिमांड किया कि यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन करवाया जाए। मोरारजी देसाई, जो कि उस वक्त के एक प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस ओ के, जो एक वक्त में कांग्रेस का हिस्सा थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी से स्प्लिट होकर कांग्रेस ओ बनाया, ठीक है, जिनको इंदिरा गांधी का बड़ा ही मेन राइवल कहा जाता था, उन्होंने एक अनाउंस किया कि दैट वो तब तक वो भूखे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि गुजरात में फ्रेश इलेक्शन नहीं करवा दिया जाता। तो स्टूडेंट्स का प्रेशर था, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर था, तो कहीं ना कहीं गुजरात में जून 1975 में फ्रेश इलेक्शन करवाए गए और इस इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई और इंदिरा गांधी के हाथ से गुजरात निकल गया। कुछ इसी तरह का मूवमेंट मई 1974 में बिहार में स्टार्ट हुआ। सड़क पर उतरे कौन? पहले स्टूडेंट्स। क्यों उतरे? क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी हर चीज़ों की, तेल की, खाने पीने की, एसेंशियल कमोडिटीज़ की, करप्शन चरम सीमा पर था, तो स्टूडेंट सड़कों पर आए। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इन लोगों ने उस दौर के सबसे बड़े नेता, जो कि इंदिरा गांधी से भी बड़े नेता माने जाते थे, जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया, जो कि बिहार के ही थे और जो उस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले चुके थे, सोशल वर्क में अपने लगे पड़े थे। उन्होंने इस मूवमेंट को लीड करने की अपनी दो शर्तें रखी। पहला कि ये मूवमेंट आपका नॉन वायलेंट होना चाहिए, जैसे गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, एंड दूसरा कि ये पैन इंडिया मूवमेंट होना चाहिए। इसमें से बिहार के लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग सम्मिलित होंगे, तभी जाकर मैं इस मूवमेंट को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे ये जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट था उसने पॉलिटिकल कैरेक्टर ले लिया एंड ये पूरा का पूरा एक नेशनल अपील बन गया कि जयप्रकाश के मूवमेंट से आकर जुड़ो। जैसे कि जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट से जुड़े, पूरा का पूरा जन सैलाब इनके पीछे हो लिया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उस दौर के सबसे कदवार नेता थे, सबसे इज्जतदार नेता थे और इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को, इंदिरा गांधी की कुर्सी को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो जयप्रकाश नारायण थे। तो जैसे कि जयप्रकाश नारायण इस मूवमेंट में शामिल होते हैं, हर तबके के लोग इस मूवमेंट में इनके साथ हो लेते हैं। जयप्रकाश नारायण भी वही डिमांड करते हैं जो गुजरात में थी कि बिहार में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त किया जाए, और इन्होंने कॉल किया किसका? फॉर अ टोटल रिवोल्यूशन इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश व्हाट ही कंसीडर टू बी ट्रू डेमोक्रेसी। इन्होंने कहा हिंदुस्तान की सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इन तीनों जगहों पर पूरी तरह बदलाव की ज़रूरत है, तभी देश का लोकतंत्र बचेगा। तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, टोटल रिवोल्यूशन का ऐलान किया। संपूर्ण क्रांति नाम की एक ट्रेन चलती है जो कि दिल्ली से पटना तक के लिए होती है। तो जैसे कि जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बंद, दुकानें उकानें बंद होने लगी, सड़कें उड़कें घेराव करने लगे, स्ट्राइक होने लगे, ठीक है, अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट ने रिज़ाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि गुजरात में जो इनकी हालत हुई है कांग्रेस की, वही हालत इनकी बिहार में भी हो जाएगी। दोस्तों ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो मैं किसी और वीडियो में रिव्यू करूंगा। तो मूवमेंट ने शुरू में हिंदुस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जैसा चाहते थे कि ये मूवमेंट बिहार से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैले, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण के इस मूवमेंट के साथ साथ रेलवे की भी स्ट्राइक होती है पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। पहली बार पूरे के पूरे हिंदुस्तान में 20 दिन तक रेलवे नहीं चलती है। और आप समझ सकते हैं 1974-75 के दौरान, ड्यूरिंग 1974-75, हिंदुस्तान में तब कोई एयरवेज नहीं था, रोडवेज भी उतने अच्छे नहीं थे, तो रेलवे को ही देश की लाइफलाइन कहा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। और 20 दिन तक रेलवे नहीं चली, सरकार की सांसें अटक गई। तो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के साथ साथ रेलवे की स्ट्राइक हुई और ये कहीं ना कहीं कंट्री को पूरी तरह पैरालाइज करने का एक तरीका था, ताकि इंदिरा गांधी सरकार रिज़ाइन करे, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार रेलवे के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं देती थी, जैसा कि मैंने बताया।
और जेपी नारायण ने क्या कहा, जयप्रकाश नारायण ने, कि हम कूच करेंगे पार्लियामेंट की तरफ, पार्लियामेंट चलेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे और इंदिरा गांधी को मजबूर करेंगे कि वो रिजाइन दें। और जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने कहा कि पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, जितनी पॉलिटिकल पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, छोटी मोटी, सब इनके साथ खोली, लाइक भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, ये सब जयप्रकाश नारायण के साथ खोली। ठीक है, क्योंकि ये सब जानते थे कि अगर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को इस वक्त कोई टक्कर दे सकता है, अगर इंदिरा गांधी को इस वक्त कोई बोतल में उतार सकता है, तो वो जयप्रकाश नारायण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोगों ने उनके इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज भी किया। ठीक है, both the Gujarat and Bihar agitation were seen as anti-Congress and rather than opposing the state government। लोगों ने गुजरात और बिहार के मूवमेंट को सिर्फ और सिर्फ एंटी कांग्रेस मूवमेंट कहा, ना कि ये ऑपोजिशन था स्टेट गवर्नमेंट के टूवर्ड। लोगों का कहना था कि जयप्रकाश नारायण ये जो भी किए वो इसलिए किए क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ उनकी, मतलब जो भी बिहार और गुजरात में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस को हटाना था, ना कि देश को बचाना था। और लोग ये देख रहे थे कि ये जो भी आपका मूवमेंट हो रहा है, ये देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नहीं हो रहा है, ये इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इंदिरा गांधी को हटाने के लिए हो रखा है। इसीलिए कई सारे लोगों ने इस मूवमेंट को क्रिटिसाइज भी किया। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, रेलवे स्ट्राइक जो 1974 में हुई थी, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र किया, 20 दिन तक रेलवे स्ट्राइक हुई, इसको लीड किया था किसने? जॉर्ज फर्नांडिस ने। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा कि 1974 मई में इंडियन रेलवे की पहली बार स्ट्राइक हुई थी। पहली बार 20 दिन तक इंडियन रेलवे नहीं चली थी, और दूसरी बार ये जो कोरोना में आपका जनता कर्फ्यू लगा था 23 और 24 मार्च, इनमें से मुझे याद नहीं किसी एक दिन, उस दिन दूसरी बार ऐसा हुआ था भारत के इतिहास में जब इंडियन रेलवे नहीं चली थी। ठीक है, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इस पूरे के पूरे स्ट्राइक को लीड किया था। तो उम्मीद है मेरे द्वारा रिव्यू किया गया पार्ट 1 आप लोगों के समझ में आया होगा। पार्ट 2 में मैं आगे की चैप्टर को रिव्यू करूंगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।